हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट मैट्रिक्स में लगाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो हमें मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, तो वो जो क्या हमें वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो वो सब तो अभी तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए हम नेक्स्ट लेक्चर अभी जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे उससे पहले कि रैंक होता क्या है। रैंक जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का होता क्या है, क्या डिनोट करता है। ए पॉजिटिव नंबर R is said to be the rank of a matrix if a matrix is satisfied the following conditions। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि रैंक जो है किसी भी एक मैट्रिक्स का रैंक वो नंबर कहलाता है, पॉजिटिव नंबर जिसको हम लोग यहाँ पे R से नोट किए हैं, वो कहलाता है जो कि कुछ कंडीशंस नीचे दिए गए हैं उसको फुलफिल करेगा, उसी को हम लोग उस मैट्रिक्स का रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या दिया गया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है कि वो चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है, तो उसमें जो माइनर होते हैं, अब माइनर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। प्रीवियस क्लास इन द सेंस की 12th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो मैं अभी अब उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए ऑफ ऑर्डर आर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम रैंक आर डिफाइन कर रहे हैं, आर उसका रैंक बोल रहे हैं, तो उसमें जो उसका उस मैट्रिक्स का जो माइनर होगा जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, और वो माइनर किस ऑर्डर का होगा, आर ऑर्डर का होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन एंड हायर इफ एनी बाय वैनिस। कहने का मतलब ये है कि जो भी माइनर्स हैं वो किस ऑर्डर के होंगे, आर प्लस वन के होंगे या फिर हायर होंगे, अगर उसका हम लोग रैंक निकालते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, किसी डिनोट करते हैं ऐसे डिनोट, इससे भी कर सकते हैं रो ए, या फिर आर ए से भी कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड ए ट्रांसपोज इज सेम। कहने का मतलब ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, दोनों का रैंक क्या होना चाहिए, क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m क्रॉस n का है तो उसका रैंक जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, उसके माइनर के सेकेंड रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो अगर ऑर्डर m क्रॉस n का है तो उसका जो रैंक है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। रैंक जो है उसका क्या होगा, रैंक लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, मीन ऑफ m n। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि रैंक कैन नॉट बी एक्सीड द स्मॉलर ऑफ m एंड n। ठीक है,
एम और एन जो है वो उसका ऑर्डर है, तो कोई भी मैट्रिक्स में जो उसका रैंक है वो क्या होगा, मीन होगा एम और एन का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हम लोग देखते हैं ये जो है नेक्स्ट जो एक टर्म आते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म्स। किसी भी मैट्रिक्स, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ठीक है, क्लास 12 में आपको ये नहीं बताया गया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम अच्छा से समझेंगे और ये हमें रैंक निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये जो टर्म है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं तो। A matrix A is an equivalent matrix or said to be equivalent form if number of zeros preceding the first and non-zero element is known as distinguished element of row increases row by row until only zero remains। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, या फिर नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आगे समझते हैं और इसको जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इन रो रिड्यूस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स द डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट आर यूनिटी एंड आर ओनली नॉन जीरो एंटिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। ठीक है, चलिए ये जो हमने इतना लिखा है उसको हम इग्नोर करके अब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। आखिर इक्विवेलेंट फॉर्म होता क्या है? यहाँ पे देखिए कुछ एक जो है ये नोट्स दिए गए हैं। नोट्स ये कहता है कि उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे इक्विवेलेंट फॉर्म्स में वो रैंक उसका कहलाता है। तो अगर अभी देखिए हम इक्विवेलेंट फॉर्म्स में किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से चेंज करते हैं वो अभी हम देखेंगे, तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो कहता है यूजिंग, क्वेश्चन ये है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्लोइंग मैट्रिक्स। ये दिए गए मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाएंगे। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ये कहता है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब रो 1 और कॉलम 1 के जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ठीक है, और उसकी प्रीसीडिंग, मतलब इसके प्रीसीडिंग इसके जो भी नीचे जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, सभी जीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है एलिमेंट जीरो है, मतलब ये 1 होगा और बाकी ये सभी जीरो होंगे। इसके लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इस तरह से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के और आसानी से इस सबको जीरो कर देंगे। ठीक है, चलिए एक और उसमें लिखा हुआ था सेकेंड लाइन में कि जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसके वो तो लीडिंग कोएफिशिएंट हो गए, क्योंकि क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, तो यूनिटी भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है कि अगर हम रो बाय रो, अगर रो नंबर 1 में रो नंबर 1 से रो नंबर 2 में जाते हैं तो उसके जो एलिमेंट हैं रो बाय रो जो है वो एलिमेंट एक घटते जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, वो नॉन जीरो होना चाहिए और उसके प्रीसीडिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सभी जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 है और बाकी ये दोनों जीरो हो गए। इसको जीरो हम बनाए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है रो नंबर 3 में जाते हैं तो ये फिर इसके नीचे आ गया और इसके प्रीसीडिंग जो भी एलिमेंट है वो क्या हो गए, जीरो हो गए। इसी तरह से फिर अगर नीचे आए तो जीरो ही है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमें ये जो मैट्रिक्स है हमें मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे इसका रैंक क्या हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स का, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और एक और जो हमने शुरू में पॉइंट्स पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का, देखिए ऊपर आप देखिए मैंने क्या लिखा था, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक वो होता है अगर उसका माइनर जो है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर
r+1 and higher if any vanish। मतलब कि उसका माइनर जो है वो r+1 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। इससे पहले हमने देखा इक्विवेलेंट फॉर्म की मदद से किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक r इज वन ऑफ द फॉर्म्स। ये इस तरह से ये होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप ये कह सकते हैं कि आई आर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका आर जो है यहाँ पे क्या है वो रैंक को डिनोट कर रहा है ऑफ ऑर्डर आर। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ बोथ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन एनी गिवन मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है ना कि जो भी प्रीवियस हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री ट्रांसपोजिशन हम लोग को लगाना है, तो उसमें हम सिर्फ या तो अगर एलिमेंट्री रो वाला लगा रहे हैं, रो ट्रांसपोजिशन लगा रहे हैं, तो वो जितने भी ट्रांसपोजिशन लगाएंगे सभी रो के कोरस्पॉन्डिंग ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है नॉर्मल फॉर्म में कि इसमें हम रो से भी अगर मान लीजिए अगर एक रो को हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए उसमें पहले एलिमेंट को रो नंबर 1 के एलिमेंट रो नंबर 1 और रो नंबर 1 के कॉलम एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी बनाने के लिए अगर उसमें हम कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट को अगर हम चाहें अगर जो भी उसका डिमांड है यानी उसको अगर 0 बनाना है या कुछ भी करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसका हम कॉलम उसमें हम कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग और किस रूप में कहते हैं पीए। इसको एक और फेमस नेम इसका फेमस है, एक नया नाम इसका फेमस पीए क्यू फॉर्म। इसको हम लोग पीए क्यू फॉर्म भी बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म को, ठीक है। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक मतलब ये दिए गए मैट्रिक्स का रैंक निकालना है किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म इन द सेंस का कहने का मतलब क्या है कि पीए क्यू फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको हम मान लेंगे, सपोज मान लेंगे ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या करेंगे हम इसको चाहे रो में लगाएं चाहे कॉलम में लगाएं, इसको हम लोग को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको हम लोग क्या किए, एट लास्ट जो है हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, उसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो यहाँ पे I2 है, ठीक है। बाकी जो भी एलिमेंट है वो सभी क्या हो गए 0 हो गए। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी दिए गए मैट्रिक्स में क्या करना है उसको दिए गए मैट्रिक्स को उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, चाहे वो रो का लगाएं चाहे कॉलम का लगाएं, और उसमें जो है चेंज करते जाएंगे और एट लास्ट जो हमें एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाने होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने होंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद जो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो उसका ऑर्डर होगा, ठीक है, वो उसका रैंक कहलाएगा, ठीक है। और वो पूरे मैट्रिक्स के लिए रैंक हो जाएगा जो उसका ऑर्डर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थ्योरम है अक्सर एग्जाम में इसको स्टेट करने के लिए दिया जाता है और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कहता यह है कि इट स्टेट दैट द रैंक एंड द नलिटी द डायमेंशन ऑफ द कर्नल sum to the number of columns in a given matrix M
if there is a matrix M with X rows and Y columns over a field, then rank of M और nullity of plus nullity of M equal to Y। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक मैट्रिक्स M है, ठीक है, अगर उसका रैंक हम निकालते हैं और उसका नलिटी निकालते हैं। नलिटी क्या होता है? तो डायमेंशन ऑफ ए कर्नल। तो कर्नल्स क्या है कि कर्नल्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें उसका वेक्टर जो है ए वी इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे जो भी है वो क्या होगा? आपका कर्नल्स हो जाएगा, ठीक है। भी जो है वेक्टर स्पेस यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो वो जो है उसका कर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का उसका रैंक और उसका नलिटी अगर हम निकाल दें, निकालने के बाद जो अगर उसको जोड़ें तो वो क्या होगा? उसके रो कॉलम्स के बराबर आएगा, ठीक है, इक्वल आएगा। तो इट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग अदर वन बाय calculating the other state, which is useful as it is often much easier to find the rank than nullity। इसको हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, हमने देख लिया कि ये जो है आसानी से हमें रैंक को फाइंड करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं इसको आसानी से कि अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका रैंक क्या है? 1 है। सिंस द बेसिस, इसका बेसिस क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? वो बेसिस ये हो जाएगा, ठीक है। देन कैन बी रिड्यूस टू 1 2। द कर्नल ऑफ ए इज वेक्टर सच दैट ए बी इक्वल टू 0 विच इज ए वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय दिस। कहने का मतलब ये है कि इसका रैंक जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका रैंक 1 आ गया और बेसिस जो है वो आपका ये हो जाएगा। उसको हम रिड्यूस करके 1 और 2 में चेंज कर दिए और उसका कर्नल जो है कर्नल इज वेक्टर सच दैट ए बी इक्वल टू 0 विच इज ए वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय 1 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 होगा। Hence the rank and nullity of a matrix A is 1 and 1 respectively. Hence rank of A and plus nullity of A equal to 2। तो यहाँ पे LHS equal to RHS। यहाँ पे 2 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे कितने कॉलम्स दिए गए हैं? तो 2 कॉलम्स दिए गए हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, उसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, और इसका जो है मेनली हम लोग को एग्जाम में एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सो आप बेसिस क्या होता है, वेक्टर स्पेस कैसे निकालते हैं, और उसमें उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सभी आप अच्छा से समझ लीजिए और इसको यहाँ पे प्रूव कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।